नमस्कार, सानपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियों के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि हम अक्सर कोई ना कोई लीडर्स के साथ बात करते हैं, तो आज मेरे साथ हैं अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है और क्या कहेंगे। जैसे पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो क्या कहेंगे आप? आपका स्वागत है विक्रम। नमस्कार विक्रम जी, आप हमें बताएं कि अभी जो सियासी गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर की, तो क्या किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तब से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई। और वो मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में जो कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बहाल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे उसमें डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू आना है, और आने वाले दिनों में वो जम्मू और श्रीनगर में लोगों से मिलेंगे, सियासी जमातों से मिलेंगे, और उसके बाद स्टेटहुड का रेस्टोरेशन है, और उसके बाद इलेक्शन सबसे ज़रूरी। मुझे लगता है जो संकेत केंद्र सरकार की तरफ से और एलजी साहब की तरफ से आ रहे हैं कि वो इलेक्शन अब कराना चाहते हैं। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के सामने सबसे बड़ी समस्या जो आज थी वो ये थी कि जो ब्यूरोक्रेटिक राज जब से 2016-17 से ये जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिरी, उसके बाद से आज तक जिस तरह की हालात बने हुए थे, तो ब्यूरोक्रेसी ने कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को टेक ओवर, हाईजैक कर लिया था, और पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो गई थी, और उसके ना चलते आम आदमी बहुत दिक्कत में था। तो मुझे लगता है चुनाव अगर होंगे, यहाँ चुनी हुई सरकार आएगी, तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। विक्रम जी, ये बताएं कि जैसे परिसीमन आयोग है जो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आना है उन्होंने, तो ये भी बात आ रही है कि इसकी जो वोटर लिस्ट है नई सिरे से बनाई जाए। क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए, वोटर लिस्ट तो मुझे लगता है बहुत सारे वोटर जो हैं ऐड हो गए हैं। जो डोमिसाइल जब से कानून लाया है उसके अंतर्गत जो लोग जेन्युइनली फॉल करते थे, जिनके डोमिसाइल बने हैं, तो वो वोट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो उन लोगों को शामिल करना मुझे लगता है ज़रूरी है, ताकि वो लोग इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर ना रह जाएं, जिनको आज जम्मू कश्मीर में हक मिले हैं। और चाहे वो किसी भी खित्ते में हो, कश्मीर में हो या जम्मू में हो, जो इतने सालों से जम्मू में रह रहे थे, आज वो अगर डोमिसाइल बने हैं, उनकी एलिजिबिलिटी अगर वोट डालने के लिए बनी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड जो है वो करना चाहिए। विक्रम जी, ये बताएं कि आप भी एक सीनियर लीडर हैं, जम्मू से जुड़े हुए हैं। तो मैं अगर जम्मू की बात करूं, यहाँ पे जो है परिसीमन की जैसे बात आ रही है, 2011 की बात आ रही है, तो कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि 2021 के तहत अगर परिसीमन किया जाए तो तभी हमारे जम्मू की हक की आवाज़ आगे आ सकती है। देखिए, अब ये फैसला जो है ये केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार है, ना किसी और अन्य दल की। मैं आपसे अगर बात करूं, तो अगर एक जो सरकार है जिसको लोगों ने चुना है, उन्होंने ये फैसला किया है, मुझे लगता है कि ये उन पे दायित्व बनता है इस बात की पुष्टिकरण और जवाब देने का कि क्यों उन्होंने 2011 को चुना और क्यों जंप किया, जबकि असम और बाकी कई राज्यों का परिसीमन 2021 में होना था, 2024 में होना था। तो अगर 2024 में वो परिसीमन होता और उसके बाद की स्थिति क्या रहती, उसमें क्यों नहीं किया गया, तो ये इसका जवाब मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल है। पर इसका जवाब जो है वो केंद्र सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज़रूर मुझे लगता है तमाम प्रदेश और देश के लोगों को इसमें जवाब देना चाहिए। मल्होत्रा साहब, ये बताएं कि अक्सर हम बात करें, मिलिटेंसी की बात करें, जैसे मीटिंग हुई थी 24 जून को, उसके बाद वारदात काफ़ी बढ़ गई थी, तो क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए, जब भी चुनाव की बात होती है, जब भी शांति की बात होती है, तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि स्टेटस को बदले। और पार से भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते, जिस तरह हम सब जान रहे हैं कि आज सीज़ फायर चल रहा है, और उस सीज़ फायर के चलते कितने बेगुनाहों की जानें जो हैं वो बच रही हैं। जैसे जिस तरह से गोलाबारी होती थी, सिविलियंस हमारे अपनी जान खोते थे, हमारे सेना के लोग अपनी जान खोते थे, तो कितने समय से वो शांति जो है वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रही है। और इसी तरह आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा, चुनी हुई सरकारें आएंगी, तो काफ़ी यहाँ वातावरण जो है उसमें परिवर्तन आएगा। तो कैसे उसको रोका जाए, कुछ ताकतें उसमें अपना जो है रोल वो पूरा करती हैं, पर कोशिश सरकारों को और सिविल सोसाइटी को, लोगों को करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम शांति प्रिय तरीके से इस सारी प्रोसेस को कर सकें और मिलिटेंसी को सख्ती से हैंडल कर सकें, ताकि यहाँ जो एक
अभाव है सरकार का वो ख़त्म हो और लोगों को राहत मिले। विक्रम जी, ये बताएं कि जैसे अभी मीटिंग हुई थी तो हमारी जम्मू की तरफ से नुमाइंदगी बड़ी कम थी, तो क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए, अब ये चर्चा का विषय है। मेरा अपना मानना ये है कि जम्मू के लोगों ने, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे वो बड़ा चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पूरा अपना समर्थन दिया और पंचायत लेवल से लेके आज पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। उनके लोग काबिज़ हैं। असेंबली चाहे जो 2014 की हो, चाहे डीडीसी के चुनाव हो, कहीं ना कहीं, और वो अगर रिप्रेजेंट कर रहे थे हमको, 4 लोग बीजेपी के, तो वो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। अब उन्होंने कितनी बात जम्मू की करी या नहीं की, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है जो मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर का इकट्ठा मुद्दा था। आज जब से 370 टूटा है, 35 से टूटा है, मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो एक हो गए हैं। पहले कश्मीर में ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, अलग अलग तरह की बातें होती थी। आज हम देखते हैं कि कश्मीर में वो सारे स्वर दब गए हैं। आज वहाँ बात होती है बिजली, पानी, सड़क, नौकरी की। आज यहाँ भी बात होती है बिजली, पानी, सड़क, नौकरी की। तो एक बदले हुए माहौल में, जहाँ वो मीटिंग जो बुलाई थी उसमें पैंथर्स पार्टी के चीफ को भी बुलाया था, वो भी जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, आपके वहाँ 2 फॉर्मर डिप्टी सीएम थे, वहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब थे जो भी जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस बात को ये कह देना कि वो रिप्रेजेंट नहीं करते जो चुनाव जीते हुए, और वो जो आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये गलत होगा। तो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के रूप में एक अलग बात है। जब आप राजनीति दल की बातें करते हैं तो वहाँ पे राजनीति में वो देखा जाता है कि कौन कितने पानी में है, कौन आज अगर किसी को बुलाना है तो वो। और दूसरी बात, ये लिस्ट जो तैयार हुई, बनाने की बात हुई, तो सब केंद्र सरकार हुए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो वो अगर किसी का कोई रोष या गिला है, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए कि उन्होंने क्या लिस्ट सुनी और किन लोगों को चुना। दर्शकों, जम्मू स्पीक्स में इस वक्त मेरे साथ हैं विक्रम मल्होत्रा जी। आज हम जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में और यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बताएं कि जैसे 370 हटा था, उसकी महंगाई भी बहुत बढ़ी है। लोग, अगर आम लोगों की बात करें हम, तो महंगाई के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपकी पार्टी जो है आने वाले टाइम में क्या करने जाएगी हमारे जम्मू के लोगों के लिए खास करके? देखिए, आपने मेरे को लगता है कवर भी किया होगा, हमारे जो युवा संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया गया महंगाई को लेके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर उस मुद्दे की आवाज़ बनाती है जो जम्मू के लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ है। महंगाई का जहाँ तक आपने सवाल किया, मुझे लगता है इतनी महंगाई जम्मू कश्मीर के, पूरे भारत के लोगों ने कभी महसूस नहीं की। जब सरसों का तेल भी 220 रुपये 30 रुपये लीटर पे पहुँच गया, तेल 100 रुपये लीटर पे पेट्रोल डीजल पहुंच गया है। सब्ज़ी अगर आप देखें तो जो एक आम सब्ज़ी जिसको बिल्कुल सस्ता माना जाता था, जिसको घिया और कद्दू बोलते हैं, वो भी 40 रुपये किलो है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो आज महंगाई की जो मार जो झेल रहा है वो पूरा विश्व झेल रहा है, पूरा देश झेल रहा है, और जम्मू कश्मीर खुसूसन मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ आज लोगों के कामकाज ठप हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी के टूरिस्ट नहीं आए, यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा नहीं हुई, श्रीनगर में भी टूरिस्ट इस दफ़ा नहीं आया कोरोना के चलते, और सरकार की तरफ से कोई भी इमदाद उन लोगों तक नहीं पहुँची जो लोग अपना रोज़गार कमा के खाते थे। तो इसलिए मुझे लगता है महंगाई जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और आने वाले दिनों में चुनाव का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा वो बनेगा। क्या आपको लगता है कि जो ये महंगाई हुई है कोरोना के कारण हुई है? क्या उस कारण ये रेट बढ़ गए हैं तेल के, गैस के? नहीं, इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कच्चे तेल की कीमतें कोरोना से तो बढ़ती कम होती नहीं है, पर जिस तरह से सेस लगाया जा रहा है सरकार द्वारा, जो जीडीपी थी हमारी वो आज नेगेटिव में, तो कोरोना से पहले भी चली गई थी, और कोरोना के बाद ज़रूर हालात ख़राब हुए हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए वक्तन फ़वक्तन, वो कहीं नहीं उठाए जा रहे। और जो स्टिमुलस सरकार अनाउंस कर भी रही है, इकोनॉमिक पैकेज, वो इतने ढके छुपे तरीके से हैं कि वो डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर। देखिए, आप कर्नाटका का एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, या दिल्ली का आप उदाहरण देंगे, वहाँ पे डायरेक्ट जो ऑटो चलाने वाले हैं या जो बेरोज़गार हैं, प्राइवेट काम करते हैं, जिन्होंने अपने आप को एनलिस्ट कराया, उनके अकाउंट में डायरेक्ट 4-4 5-5 हज़ार रुपया सरकार ने डाला है। तो वो कहीं ना कहीं उनको मदद वहाँ से होती है। हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ विडम्बना प्रायोरिटीज़ की है। यहाँ आप मीडिया के लोग
जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, कोविड को कवर किया। आप लोगों को फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीनेशन में फ्रंट लाइन वर्कर नहीं माना गया और आपको वैक्सीनेट नहीं किया गया। अब जाके कहीं आप लोगों का नंबर आ रहा है, पूरे देश में किया गया, मीडिया को पहले तरजीह दी गई। इसी तरह से आज वैक्सीनेशन की अगर आप बात करें तो हमारे लोग अभी भी तरस रहे हैं वैक्सीनेशन को। ये कह रहे हैं कि हमने टारगेट पूरे कर दिए। आज वैक्सीनेशन जम्मू में है ही नहीं, और 18 से 45 हो या 45 से ऊपर वाली हो, रात को फ़ोन किया जाता है मेडिकल अफसर को कि कल सुबह आपको वहाँ जाके वैक्सीन लगानी है। लोगों को इन्फॉर्म करने का कोई तरीका ही नहीं है, और वहाँ सुबह दोनों तरह के लोग पहुँच जाते हैं और लंबी लंबी कतारों में गर्मियों में लोग खड़े हैं पर वैक्सीनेशन नहीं लग रही। तो मेरा ये है कि ये पूरी मिसमैनेजमेंट जो है, और जम्मू कश्मीर में खुसूसन हमको एक उम्मीद थी कि एक फ़ाइनेंशियल पैकेज आएगा जिस पैकेज से लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ पे आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि यहाँ अपनी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बहुत कम है, और जितनी भी रेवेन्यू जनरेशन होती थी वो टूरिज़्म के सेक्टर से होती थी, और बाकी 90% जो है वो केंद्र की इमदाद से होती थी। जी, मल्होत्रा साहब ये बताएं कि जैसे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, जैसे आने वाले दिनों में इलेक्शन भी आएंगे हमारे जम्मू कश्मीर में, तो परिसीमन अगर होता है तो क्या आपको लगता है कि हमारा J&K का, जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा? देखिए, परिसीमन की मैंने जहाँ तक बात की, आज ये दायित्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के द्वारा गठित ये आयोग है, और इस आयोग पे दायित्व है कि जो इतने सालों की एक बात जम्मू से उठती रही है कि जम्मू और कश्मीर में पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, राजनीतिक बराबरी नहीं है, उसको एड्रेस करने का आज ये मौका इनके पास है। और आने वाले समय में देखने में पता चलेगा कि कितनी सीटें ये जम्मू में बनाते हैं, और उसका दायित्व जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। पर हमारी जो उम्मीद परिसीमन आयोग से ये है कि एक बराबरी जो है वो जम्मू और कश्मीर खित्ते में हो, जनसंख्या को देखते हुए, एरिया को देखते हुए। और चीफ मिनिस्टर जो है वो देखिए वो एमएलए चुनते हैं। आज कैसे एमएलए, किस खित्ते के एमएलए ज़्यादा चुन के आएंगे, किस खित्ते की बात होगी, वो उस समय तय होगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे? अभी जैसे इलेक्शन आएंगे ही कुछ दिनों में। देखिए, हमारा बिल्कुल इसमें मत बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा मुद्दा डेवलपमेंट है। हम किसी भी तरह की दोनों खित्तों को बांटने की राजनीति नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि इतने सालों में जो भी सरकारें रही उन्होंने डेवलपमेंट को तरजीह नहीं दी। वही कारण है कि आज 70 साल बाद भी हमारा हाईवे जो है वो एक साल में 12 महीने में से 6 महीने बंद रहता है। यही कारण है कि आज बिजली जब जम्मू को गर्मी में चाहिए होती है तो नहीं मिलती, जब सर्दी में कश्मीर को चाहिए होती है तो नहीं मिलती। यही कारण है कि आज 45 डिग्री गर्मी में जहां पानी पीने को नहीं मिलता जम्मू के लोगों को, तो ये डेवलपमेंट का अभाव है। यही अभाव डेवलपमेंट का है कि आज दूर दराज के इलाकों में अस्पतालों की कमी है। तो हमारी प्राथमिकता जो है वो शिक्षा, हेल्थ केयर, नौकरियां कैसे बनाई जाएं, और स्टेटहुड हमारा कैसे वापस आए, फुल स्टेटहुड, उसके प्रति जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी संघर्ष करेगी। क्या आप पाकिस्तान से बात करने के हक़ में हैं? देखिए, पाकिस्तान से बात करने का फ़ैसला जो है वो केंद्र सरकार का होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, और हमने जो लेना है वो केंद्र सरकार से लेना है। हमारी जो डेवलपमेंट की ज़रूरियात हैं, हमारा जो पैसा आना है, हमारा जो पैकेजेस आने हैं, वो केंद्र सरकार ने देने हैं, वो पाकिस्तान ने थोड़ा देने हैं। तो जिन लोगों को पाकिस्तान से उम्मीद हो वो पाकिस्तान से बात करें। हम जो मांगेंगे वो केंद्र सरकार से मांगेंगे, और ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो पाकिस्तान से बात करे, अमेरिका से बात करे, या कोरिया से बात करे। अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे हमारे दर्शक जो ये चैनल देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या अंत में मेरा आपके माध्यम से यही एक बहुत अहम मैसेज रहेगा कि चुनाव आने वाले हैं, और इन आने वाले चुनाव में आप ऐसी सरकारों को और ऐसे लोगों को चुनें जिनको आप समझते हैं कि जो लोग लोगों के बीच के लोग हैं। आप भावनाओं में आके वोट मत दें, धर्म के नाम पे वोट मत दें, डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए, और ऐसे लोगों को चुनिए जो डेवलपमेंट करने में आपको सहायक होंगे, जो आगे आपको मिलने में सहायक होंगे। आप ऐसे लोगों को जो चुने जाने के बाद 2-2 महीने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाएंगे, जो 5 बजे के बाद अपने लोगों से नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसे लोगों का चुनाव करना है। अगर आपको एक सशक्त सरकार चाहिए और अपनी जीवन के बेहतर सुविधाएं चाहिए, तो ऐसे लोगों को चुनिए जो आप लोगों के बीच के लोग हों, ना कि भावनाओं में आके एक लहर में बह के
जैसे 2014 में इन्होंने किया और उसके बाद लोगों को लगा कि किस तरह से हमको दिक्कतें आई, तो वो चुनाव जो है अपने कैंडिडेट का वो सोच समझ के कीजिए। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो दर्शकों, ये तो था जम्मू स्पीक्स। हमें उम्मीद है कि आपको आज की जो चर्चा है पसंद आई होगी। हमारे साथ थे अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी। इनका यही मानना है कि जो भी आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो मजबूत कैंडिडेट को वोट दें जो डेवलपमेंट की बात करे। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।